नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को अमित शाह के साथ सहकारिता राज्य मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्हें पहले की तरह योजना मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के साथ संस्कृति मंत्रालय भी दिया गया है। अखबारों और खबरिया चैनलों में बड़ी सुर्खियां बनी हैं कि इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 सांसदों को मंत्री बनाकर जातीय संतुलन साधा गया है। साथ ही इन मंत्रियों के विभागों का बजट हरियाणा के बजट से ज्यादा होने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये मंत्री हरियाणा के विकास की गति तेज करेंगे। तमाम संभावनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र पंडित, अमित नेहरा और राजनीतिक विश्लेषक राजीव वत्स। राजीव, पिछले 10 साल से केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा के नेताओं की क्या उपलब्धियां रही हैं? हरियाणा की विकास यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों का कितना बड़ा योगदान रहा है? जी, मनोहर लाल खट्टर जी भाजपा के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको हटाने का फैसला मोदी जी को आधी रात को करना पड़ा था। जी, इन 3 एनपीए को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ कास्ट बायस्ड राजनीति जो है वो करने के लिए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। उसमें भी एक रबर स्टैंप की आवश्यकता होती है मंत्री के नाम पर, वो ये जांचे परखे हैं। जी, अब रही बात कास्ट इक्वेशंस की भी, कास्ट इक्वेशन के साथ साथ ये जो है ये रीजनल पोलराइजेशन का भी टारगेट है। जी, आप देखोगे कि ये तीनों सांसद उन क्षेत्रों को का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर भाजपा थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में अब भी बची हुई है। जी, जो हरियाणा का जो सेंट्रल रीजन है उसको पूरी तरह से जो है अनरिप्रेजेंटेड छोड़ा गया है। और जहां तक देखा जाए तो रामचंद्र जांगड़ा जी काफी पुराने जो है वो नेता हैं भाजपा के, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको तो नहीं दिया गया प्रतिनिधित्व। जी, ये बेसिकली सहूलियतों का प्रतिनिधित्व है जिसको नॉन जाट को प्रतिनिधित्व देने का नाम दिया गया है। अदरवाइज ये नॉन जाट को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। जी, ये केवल पिक एंड चूज और रबर स्टैंप की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके सारे कास्ट पोलराइजेशन की राजनीति टारगेट पे है। और भाजपा ये चाहती थी कि हम इस तरह की चर्चा करें, इसीलिए उन्होंने इनको बनाया है। अदरवाइज जो है भाजपा इनको बनाती भी नहीं मंत्री, लेकिन भाजपा चाहती है कि इस तरह से चर्चा हो जिस तरीके से वो पहले ये चाहते थे नेशनल लेवल पे। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स को या माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन ना देने की चर्चा हो ताकि जो है वो मेजोरिटी को पोलराइजेशन कर सके। यही बात यहाँ पर है। भाजपा ये चाहती है कि ये मुद्दा बने और उनको जो है कास्ट पोलराइजेशन का रास्ता उनके लिए साफ हो। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अमित जी, एनडीए से पहले की केंद्र सरकारों में हरियाणा के कई मंत्री रहे हैं। इनमें चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल रक्षा मंत्री व रेल मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल के अलावा भी कई अन्य मंत्री रहे। इनमें से हरियाणा के लिए केंद्र में मंत्री रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी रही? पहले तो धनखड़ साहब मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग थोड़ी बाद में शुरू हुई है अपनी, शायद 3-1 मिनट की है, उससे पहले का पता नहीं, उड़ गया याद रहा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया धनखड़ साहब कि ये केंद्रीय मंत्री क्या काम कर सकते हैं किसी राज्य विशेष के लिए। तो पहली बात तो ये है कि किसी राज्य विशेष के लिए कोई मंत्री ज्यादा काम कर ही नहीं सकता। उसका काम योजना बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है और पूरे देश के लिए करना है। अगर किसी राज्य को मदद करनी है सेंटर को, तो उसके लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज देना पड़ता है। जैसा कि हम पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं ना कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की तैयारी है या डिमांड है उन नेताओं की, जिनकी बैसाखियों के सहारे ये
एनडीए गवर्नमेंट चल रही है इस बार। तो जब तक विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिलता किसी राज्य को तो मंत्री कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बंसीलाल अभी तक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हैवीवेट मंत्री रहे हैं केंद्र में। हालांकि देखा जाए तो हैवीवेट तो चौधरी देवीलाल जी थे, लेकिन वो तो बहुत कम समय के लिए रह पाए उस पद पे, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल का जो मुझे एक ध्यान आता है, आईटीडीसी जो इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके तहत जो होटल आते थे 5 स्टार, तो उन्होंने ये एक योजना लागू की थी कि किसान को वहां पे खाने पे 50% रिबेट दी जाएगी जी। तो 50% भी रिबेट इतनी ज्यादा हो जाती है, वो हजारों में हो जाती है, किसान वो वहां खाना खा ही नहीं सकता। और जब उनसे पूछा गया था कि, और नहीं, एक बड़ा रोचक सा प्रसंग है ये, जब उनसे पूछा गया कि आईटीडीसी के कर्मचारी या अधिकारी कैसे पहचान करेंगे कि ये किसान है या नहीं है, तो उन्होंने कहा था सीधा साधा, बोला भाई जो खंड का कुर्ता और धोती पहने आए वो किसान है, बाकी नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें भी रही हैं। तो ये बड़ा अलग से हट बना दिए गए थे उस टाइम, अलग हट बना दिए गए थे, और मैं खुद भी देखने गया था, तो अलग से हट बना दिए गए थे और वहीं पर उनको बैठाया जाता था। तो सेंट्रल हॉल या जो भी 5 स्टार का जो होता है लॉबी वगैरह, उसमें नहीं जाते थे, अलग से हट बने हुए थे और उन्हीं में उनको ट्रीट किया जाता था। तो ये इस तरह की योजनाएं हैं, ये प्रदेश के भले के लिए नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं लोक लुभावन योजना तो थी ये, लेकिन इससे प्रदेश का कोई भला नहीं था। एक फिर आता है जो जयप्रकाश हैं, जो हिसार से जीते हैं, तो पेट्रोलियम मंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान ये था कि वो जो कर सकते थे, गैस कनेक्शन उन्होंने बहुत दिए थे, भाई जो भी जला जाता था उनको गैस कनेक्शन आवंटित कर दिए जाते थे, तो उससे निजी लाभ तो हुआ लोगों को, लेकिन प्रदेश का कोई इस तरह का आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाया। अब जो आस बंधी थी वो बंधी थी बंसीलाल जी 1984 में, जब उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, बाद में उनको ट्रांसपोर्ट भी दे दिया गया था, जहाजरानी भी दे दिया गया था, जितनी तरह का परिवहन था वो सारे महकमे उनके पास थे। तो 1984 में उन्होंने घोषणा की थी कि रेल कोच फैक्ट्री लेके आऊंगा मैं हरियाणा में, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। तो इन्होंने लगातार इस पे रट्टा कायम रखा था कि रेल कोच फैक्ट्री आएगी, रेल कोच फैक्ट्री आएगी। लेकिन 1985 में लोंगोवाल राजीव पैक्ट हो गया था, जो समझौता हुआ था लोंगोवाल और संत लोंगोवाल के बीच में, राजीव और संत अर्चन सिंह लोंगोवाल के बीच, तो पैक्ट हुआ था। तो उस समझौते के तहत जो रेल कोच फैक्ट्री है वो पंजाब को दे दी गई थी, जो कपूरथला में आजकल जो डब्बे बनाती है, तो समझौते में वो चली गई थी। तो बंसीलाल भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे। फिर भजनलाल कृषि मंत्री रहे थे 2-2.5 साल, तो वो भी कुछ ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें नहीं कर पाए थे। तो अब तो कुछ होना ही नहीं है। अब जो पिछले 10 साल में जो बने हैं, अब तो आप जैसे राजीव जी ने कहा कि सारे सांसदों को बना दो मंत्री, जिसमें लोकसभा के सांसद 5 इनके और बाकी राज्यसभा के हैं, तो भी कोई मुझे नहीं लगता कि मिरेकल हो पाएगा। अब अगर बात की जाए 3 मंत्री हैं बनाए हैं जो, तो उसमें ऊर्जा मंत्री बनाया है, तो वो ठीक बात है। अगर एनटीपीसी वगैरह का कोई यहाँ पे प्लांट लेके आए या कोई सोलर पार्क की बड़ी कोई योजना बना के लेके आए जिससे रोजगार मिले या कुछ रेवेन्यू मिले हरियाणा प्रदेश को, तो हम समझेंगे कुछ हुआ है। बाकी राव इंद्रजीत के जो दोनों मंत्रालय हैं, वही योजना मंत्रालय है डाटा जुटाने का, उससे बताओ हरियाणा का क्या भला होगा। संस्कृति मंत्रालय जो है, हेरिटेज कोई हरियाणा में इस तरह की है नहीं, वो राजस्थान में है, यूपी में है, बाकी जगह है। टूरिज्म है वो बंसीलाल ने डेवलप कर दिया था। हालांकि हरियाणा में टूरिज्म के लायक कोई इस तरह की प्राकृतिक भौगोलिक चीजें नहीं है, लेकिन बंसीलाल ने जो टूरिज्म का एक कंसेप्ट बनाया था, जगह जगह टूरिज्म के स्पॉट बनाए थे, तो उससे रेवेन्यू बढ़ा था और हरियाणा के टूरिज्म एक बार पहले 10 में आ गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट, लेकिन अब आज वो जीरो पे आ गया है, जीरो पे आ गया है। अपना खर्चा नहीं निकाल रहे। हाँ, और फिर बात रही तीसरी, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, अपने महेंद्र जी ने भाई ले दे के वीटा है, कोई अमूल जैसा कोई रेवोल्यूशन लेके आए कृष्णपाल गुर्जर,
तो हम मानेंगे कि कुछ तरह का काम हुआ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रदेश की जो स्थिति है उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हाँ, ये यूं है कि नंबर बढ़ गए भाई, 5 में से 3 दे दिए, छोटे से स्टेट में 3 मंत्री बना दिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला आम जनमानस को, तो एक आम हरियाणवी को। अमित जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में। अगर ये लोग इन तीनों मंत्रियों में से जिनको मंत्री बनाया, अगर किसी के पास ठीक ठाक विजन हो तो ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री है वो मनोहर लाल के पास है। वो चाहे तो इसको पावर हब बना सकते हैं हरियाणा को। पावर हब भी मैं ये कहूंगा कि थर्मल प्लांट कम से कम ना लगाएं या एटॉमिक प्लांट ना लगाएं, क्योंकि जो पहले जो बेवकूफियां हुई हैं, जो एटॉमिक प्लांट गोरखपुर अपने फतेहाबाद में लगा है, एनसीआर के इतने क्लोज, कभी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि एटॉमिक पावर प्लांट लगा दे। मान लिया भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ और हो जाए, तो सारा रेडिएशन कितनी बड़ी आबादी, कितनी बड़ी आबादी इसके पास है। तो बजाय इसके आप सोलर पे फोकस कीजिए। एक मनोहर लाल का एक बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट अपने आप बताते थे कि जो हथनी कुंड बैराज है, तो वो सिर्फ बैराज एक रेगुलेटर का काम करता है। तो इनका ये कहना रहा पूरे 10 साल 9.5 साल कि उसके पीछे बांध बनाएंगे हम, ताकि पानी को नियंत्रित किया जा सके, उसको रोका जा सके, और उसके बाद फिर राशनिंग की जा सके पानी की। तो उसके लिए हिमाचल की एनओसी नहीं आई है, तो कह रहे थे कि हिमाचल के एनओसी के बिना काम अटका है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में उनको सोचना चाहिए कि वो बांध बने, ताकि गर्मी में ये पानी की किल्लत जो मची हुई है दिल्ली में, दिल्ली अब शोर मचा रहा है ना कि हरियाणा ने पानी रोक लिया, तो वो किल्लत ही नहीं रहेगी और ठीक बात, अबेंडन रहेगा पानी को, भाखड़ा बांध की तरह से जो है पानी का स्टोरेज रहेगा और तो रेगुलर पानी पिछले साल ये था कि 7,000 करोड़ रुपए ही चाहिए मात्र उसके लिए, और वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लोक लुभावन योजनाओं को अगर एक तरफ रख दे और बांध बना दें तो दोनों प्रदेशों की काफी समस्या हल हो सकती है। तो इसके लिए ये कैबिनेट मंत्री हैं, बना सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। महेंद्र जी, तीन सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाकर कौन से जातीय समीकरण साधे गए हैं? इससे, हालांकि इस बारे में आप बता भी चुके हैं, इससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए धनखड़ जी, फायदा या नुकसान वो बाद का विषय है, लेकिन भाजपा ने ये तय कर दिया कि वो ध्रुवीकरण करने के माहिर हैं, इसमें कतई जो राय नहीं है। वो एक बड़ा रिस्क लेकर के ध्रुवीकरण करते हैं और वो अब फिर तीसरी बार ये फिर प्रयास है 3 सांसदों को मंत्री बनाने का, कि ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। केवल हरियाणा की नहीं, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुजरात का जैसे गुजर नॉन गुजर का है, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा को उन्होंने टैकल किया, फडणवीस को नॉन मराठा को बनाया, छत्तीसगढ़ में ऐसे है नॉन आदिवासी को उन लोगों ने बनाया। तो वो एक रणनीति के तहत करते हैं, उनको वो इस चीज को समझते हैं कि अगर किसी कास्ट की बहुलता है तो उससे जो सराउंडिंग की कास्टीज है उनको लामबंद किया जाए। ये सही है कि लोकसभा चुनाव में वो प्रयास काफी विफल रहा, लेकिन आप ये भी सोचिए कि वो उस प्रयास में काफी हद तक कामयाब रहे। एकमात्र रोहतक सिटी को छोड़ दें तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। आप ये सोचिए, एकमात्र रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था जहां वो लोग हारे, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं तो वो बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर उनको जीत मिली। चाहे आप करनाल चले जाएं, चाहे कुरुक्षेत्र चले जाएं, चाहे आप पंचकुला हेडक्वार्टर पे रहें। इसका मतलब ये हुआ कि 20, 22, 25 जो शहरी सीटें हैं उन पर भाजपा का कब्जा रहेगा। नहीं, कब्जा रहना नहीं मैं बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ। पिछली बार वो रोहतक से जीते थे 20,000 वोट से, लेकिन मनीष ग्रोवर विधानसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन आप उसमें एक इम्पैक्ट बात और भी है, हमें सीरियसली लेने की जरूरत है। अभी मेरी कल एक भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि 72% लार्ज ऑफ वोट, 72% जो वोट है लोकसभा चुनाव में वो मोदी के नाम पे मिला। तो आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि तब विधानसभा चुनाव में मोदी का नाम नहीं होगा। लेकिन ये बात भी माननी होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं,
हमारे पास टोटल विधानसभा में 33 सीट ऐसी हैं जो पूर्णतः शहरी हैं। वो अर्बन सीट मानी जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सभी है ही है, उसके अलावा टोहाना है, हांसी है, जो बड़े शहर हैं वो सिटी हैं, वहां पे भाजपा जीती है। तो ये लोग वो ही चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये 33 सीट हो जाती है तो दोबारा विधानसभा चुनाव पे कब्जा किया जा सकता है, जाटों की जरूरत नहीं है और किसानों की जरूरत नहीं है। तो 3 सांसदों को मंत्री बनाने का उद्देश्य केवल केवल एकमात्र यही है, बस मुझे और कुछ नहीं दिखता। जी राजीव, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तीनों नेताओं की विधानसभा चुनाव में किस किस क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने में अहम भूमिका हो सकती है और ये कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं? यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हैं धनखड़ साहब जी। एक तो है इन कैंडिडेट्स की व्यक्तिगत कितना प्रभाव है जी, और दूसरा है कि इनका मंत्री बनाया जाना या इनके चेहरे को आगे रखना कास्ट पोलराइजेशन में कितना हेल्पफुल होगा। जी, दरअसल जो है अगर इनकी व्यक्तिगत देखा जाए तो राव इंद्रजीत जी इस बार मुझे लगता है अपने जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव जीते हैं। जी, और इस बार अगर जो है कांग्रेस मेंटली प्रिपेयर होती जीतने के लिए तो शायद राव इंद्रजीत को दिक्कत आ सकती थी। जी, व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी कोई अच्छा कैंडिडेट जो है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था वो नहीं था। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता थे बट वो राजनीति में अब उस तरीके से सक्रिय नहीं थे कि वो मोदी के नाम पर लड़े जा रहे चुनाव का सामना कर पाते। जी, जी, खट्टर साहब को ऑफ कोर्स जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहने का फायदा मिला है। व्यक्तिगत रूप से ये लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जो जैसे महेंद्र जी ने बताया ये बेसिकली इनके प्रतिनिधित्व को जातीय प्रतिनिधित्व के तौर पे भाजपा जो है वो दिखाना चाहती है। जी, और नजर सीधे सीधे शहरी सीटों पर है। जी, उसमें जो है इन लोगों के साथ साथ नॉन जाट वोटर्स के रूप में जो है कैश करने के लिए सीएम का जो है बदला जाना वो भी अपने आप में, क्योंकि जो जिस कम्युनिटी से सीएम साहब आते हैं शहरी सीटों के ऊपर वो भी जो है कम्युनिटी काफी अच्छा वोट परसेंटेज रखती है। अब नारनौल में, महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के जो है हारने का एक कारण ये भी रहा कि वहां मुख्यमंत्री जी की कम्युनिटी भी जो है वो काफी ठीक ठाक वोट रखती है। जी। तो भाजपा सीधा सीधा ये चाहती है कि फोकस ये रहे कि वो अपने आप को नॉन जाट का मसीहा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओबीसी वोटर्स को वो एन ब्लॉक जो है वो अपने पास पोलराइज करके रखना चाहते हैं। जी, जी। इसके लिए बहुत बार जो जिन भर्तियों के ऊपर जो है बेईमानी के भी आरोप लगते हैं उन भर्तियों में भी मेरिट के नाम पर ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है जनरल में रिक्रूट किया जाता है ताकि ओबीसी को लगे कि भाजपा ही हमारी पालनहार है। तो भाजपा की ये जो नजर है ये पिछले 10 साल से है, आज से नहीं है, 10 साल से है। अब उनके पास बाकी जो ऑप्शन थे वो धीरे धीरे उनके सिकुड़ते जा रहे हैं। मोदी का नाम सिकुड़ता जा रहा है, राष्ट्रवाद सिकुड़ता जा रहा है, हिंदू तो हरियाणा में ज्यादा इन्फ्लुएंस करता नहीं है। तो अब वो प्योरली कास्ट पॉलिटिक्स पे आगे। पहले जो है ना वो एक ब्लेंड बनाते थे, फाइन ब्लेंड बनाते थे हिंदुत्व का या जो है नेशनलिज्म का, मोदी के नाम का। अब वो उनको पता है कि वो ब्लेंड जो है वो डाइल्यूट हो चुका है, तो अब वो प्योरली कास्ट पॉलिटिक्स पे आ गए। जहां तक बात इन लोगों के इन्फ्लुएंस की है तो इनसे तो खुद लोग नाराज हैं। मनोहर लाल खट्टर से इस पूरे प्रदेश का यूथ नाराज है, क्योंकि मैं तो जो है भर्तियों के मामले नजदीक से देखता रहा हूँ। भाजपा का जो बुरा हाल था हरियाणा के अंदर, उसके 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर थे पूरे हरियाणा में। एक किसानों का एजिटेशन, दूसरा युवा का। बेरोजगारी जो है और भर्तियां लटके पड़ी है। पिछले 5 साल से आप लोग किसी भी बड़ी भर्ती को मैटेरियलाइज नहीं कर पाए हैं। यूथ इनके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से लामबंद है, कर्मचारी इनसे नाराज है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मनोहर लाल खट्टर जी को मंत्री बना देने से और मंत्री भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे देने से प्रदेश में कुछ जो है फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कास्ट पोलराइजेशन में फायदा जरूर है। जी। अमित, खट्टर सरकार हरियाणा में बेहद अलोकप्रिय रही है,
जैसा कि राजीव वत्स जी ने भी बताया। इसी के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। क्या मुख्यमंत्री, नायब सैनी और तीनों केंद्रीय मंत्री अपनी कारगुजारियों से प्रदेश में चल रही बीजेपी विरोधी लहर का रुख मोड़ पाएंगे? देखो धनखड़ साहब, ये तो वक्त बताएगा। हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या रहेगा। हाँ, लेकिन जो इक्वेशन है उस पे हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। जैसा कि महेंद्र जी ने बताया कि बीजेपी ज्यादातर शहरी सीटों पे जीती है। हाँ, बिल्कुल सही है ये, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद सिरसा पे कांग्रेस जीती है, सिरसा शहर की सीट पे, क्योंकि 3 जो कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने अपनी सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पे क्लीन स्वीप किया, जिसपे सिरसा भी शामिल थी, रोहतक भी शामिल थी और करनाल भी शामिल थी। तो सिरसा में जीती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके एनालिसिस पे। इनका एनालिसिस बिल्कुल उचित है। मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, ये भी एक सत्य है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो मुद्दे दूसरे होंगे। शहरों में जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे खेल हुआ है और प्रॉपर्टी टैक्स के जो नाप चुनाव बिल भेजे गए उनके नाम पे जो खेल हुआ है, तो उससे हर शहरी परिवार पीड़ित है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था, रिजल्ट आए थे, तो एक खबर आई थी, एक मंत्री के मुंह से आई थी कि शायद पोर्टल प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र वो ऑफलाइन भी किया जा सकता है। हाँ, वो इनके गले का फंदा बनने वाली शहरों में, ठीक है ना। ग्रामीण तो पहले भड़के हुए हैं। दूसरी बात, एक चर्चा लगातार हुई कि कास्ट पॉलिटिक्स। तो देखिए, एक न्यूटन का तीसरा नियम है और राजीव जी तो इसके बारे में रोजाना पढ़ाते ही हैं, ठीक है ना, कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो ये उनके खिलाफ भी जाने वाला है। हरियाणा में हमने देखा, कोई जाट के खिलाफ इन्होंने लामबंदी तो की थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस बार क्या हुआ कि दलित वोट जाटों के साथ आ गया, और जो इतना ह्यूज मार्जिन से इनको डिफीट मिली है, तो इन्हीं के जो योजना थी वो वापस इनका बूमरैंग कर दी है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ ये न्यूटन का 3rd नियम यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह की चीजें बनेंगी, क्योंकि कुछ नहीं रख सकते आप लगातार किसी को। राजनीति में न्यूटन का नियम नहीं चलता है। मैं आपकी बात बड़ी करता हूं। सकते हैं जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रियों के पास विशेष रूप से हरियाणा को देने के लिए कुछ खास नहीं है। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी के पास हरियाणा में जाट गैर जाट को मुद्दा बनाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये नहीं चल पाया। अब केंद्र में बीजेपी नीति एनडीए सरकार बनने का थोड़ा बहुत लाभ उसे विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन लोगों की नाराजगी मुख्य रूप से बीजेपी की राज्य सरकार से है। इस समय प्रदेश में सरकार और विपक्ष जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से ही किया जा रहा है। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।